Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर जो हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी उसको फर्दर डिवाइड किया था और हमने अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट्स क्या होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन होते हैं, वो सारी चीजें हम लोग ने क्या था लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है ये देख लेते हैं। तो देखो यहां पे तो अकाउंटिंग साइकिल बेसिकली मतलब क्या, तो देखो अकाउंटिंग साइकिल का मतलब ये है कि लेट सपोज कि हमारे बिजनेस में क्या हो रही है, कोई ना कोई एक्टिविटीज तो हो ही रही है हमारे बिजनेस में, यस और नो, यस। और कहने से उन एक्टिविटीज का कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंसेस या रिजल्ट्स भी निकल के आ रहा है, आया ना, यस। तो कहने से जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको हम ट्रांजेक्शन्स बोल रहे हैं और जो रिजल्ट्स निकल के आ रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं, इवेंट बोल रहे हैं। इतना हम लोग ने पढ़ के खत्म कर चुके हैं। अब कहने से ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं और ये इवेंट्स हैं ये दो तरह के होते हैं। एक कहने से कौन से होते हैं, एक होते हैं नॉन इकोनॉमिक यानी जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा है, और दूसरे होते हैं हमारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स एंड इकोनॉमिक इवेंट्स, आया ना, यस। अब कहने से अकाउंट्स के अंदर हम इनको इग्नोर करते हैं और इनको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। हम जानते हैं कि ये कौन से ट्रांजेक्शन्स है। आइडेंटिफाई करने के बाद हम इनको क्या करते हैं, हम इन्हें मेजर करते हैं। क्या करते हैं, इन्हें हम मेजर करते हैं। और मेजर करने के बाद हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है। हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड के बाद इसे क्लासिफाई करेंगे। याद आता कि नहीं आता है हमारा डेफिनेशन, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक समरी बना लेंगे, इसे समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, यस और नो, यस। और इंटरप्रिटेशन के बाद ये इंफॉर्मेशन को हम ड्रॉअर में नहीं रखेंगे, इसे हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो ये अकाउंटिंग साइकिल है। अब देखो ये तो वर्ड्स में हो गया, यानी मेजर करना, आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिकॉर्ड करना, ये तो क्या हो गया, वर्डिंग्स हो गई। अब एक्चुअल में आप करोगे कैसे, तो देखो अकाउंटिंग साइकिल यहां से स्टार्ट होती है। आप इसको रिकॉर्ड कैसे करोगे, तो आप जर्नल एंट्री पास करोगे। क्या करोगे, आप जर्नल एंट्री पास करोगे और आप इसे रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। आप क्लासिफाई करोगे, मतलब क्या कि आप लेजर अकाउंट बनाओगे। आप समराइज कर रहे हो, इसका मतलब क्या कि आप ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे एंड बैलेंस शीट बनाओगे। अब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो इन्हें हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं, कि फाइनली अकाउंट्स में हम ये चीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बड़े बड़े बिजनेस यानी कंपनीज जब आ जाती हैं तब इन्हें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसे हम इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स को क्या करते हैं, दे देते हैं, ताकि उनको जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए वो उन्हें मिल सके। अब कहने से अकाउंटिंग के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी, बिजनेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, और उन एक्टिविटीज को कहने से हम लोग क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड, क्लासिफाई, समराइज, इंटरप्रेट एंड कम्युनिकेट कर रहे हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। अब ये साइकिल है ना, घूमते रहती है। हर साल पहले जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर अकाउंट होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर पीएनएल बैलेंस शीट बन जाता है, उसको हम लोग यूजर्स को दे देते हैं। फिर नया साल चालू होता है, अगेन ये प्रोसेस क्या होता है, रिपीट होता है। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, अकाउंटिंग साइकिल बोला जाता है। और ये अकाउंटिंग साइकिल कितनी लंबी होती है, तो ये अकाउंटिंग साइकिल होती है जो भी आपका बिजनेस पीरियड रहेगा उतना, यानी आप अकाउंट्स प्रॉफिट लॉस कितना समय बाद कैलकुलेट करते हो। लेट्स से कि कोई कंपनी बोलती है हम तो हर साल के प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करेंगे, तो उसका अकाउंटिंग साइकिल इज इक्वल टू 1 ईयर। लेकिन कोई कंपनी बोलती है तो हम क्वार्टरली करेंगे, क्वार्टरली का मतलब हर 3 महीने बाद, यानी उसका अकाउंटिंग साइकिल क्या है, क्वार्टरली है, यानी 3 मंथ्स है। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। अब आगे बढ़ते हैं। आप कहना से अकाउंटिंग की हर एक स्टेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है। कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, जनरेट हो रही है, प्रोसेस हो रही है।
यस और नो? यस, हर स्टेज पे कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, प्रोसेस हो रही है, और ये इंफॉर्मेशन एज अ सोर्स बहुत काम की है, और ये इंफॉर्मेशन को काम का होने के लिए कुछ चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी ये इंफॉर्मेशन काम की है कब मालूम पड़ेगा? जब ये सारी चीजें उसमें हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब इसमें क्या लिखा है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में? तो अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में ऐसा लिखा है कि बेसिकली हर बिजनेस में कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस होते रहते हैं, और उन ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड क्लासिफाई करके लास्ट में क्या बना लेते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं। और हर स्टेप में हम हर स्टेप पे ऑफ प्रोसेस हम क्या कर रहे हैं? कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहे हैं, और ये इंफॉर्मेशन कोई ना कोई यूजर को क्या आने वाली है? काम आने वाली है। तो देखो क्या लिखा है, टू बी यूजफुल द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड एंश्योर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन। यानी हम लोग हमारी कंपनी के अंदर इकोनॉमिक फैसले ले पाए, हम नया मशीन लाएं कि नहीं लाएं, नया प्लांट चालू करें कि नहीं करें, नया प्रोडक्ट लॉन्च करें कि नहीं करें, ऐसे डिसीजंस लेने में कौन मदद करता है? ऐसे डिसीजंस लेने में हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मदद करनी चाहिए। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे हम रिलाई करते हैं, भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर इसमें जो डेटा कलेक्ट होता है, हमारा सेल्स का डेटा, परचेस का डेटा कैसे कलेक्ट होता है? अकाउंटिंग से कलेक्ट होता है, और इसी सेल परचेस के डेटा से हम क्या करते हैं? प्रॉफिट लॉस भी निकालते हैं, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाते हैं। तो सर्व द यूजर हु रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज देयर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यानी मैं तो प्रॉफिट लॉस, मेरे को क्या मिलता है? पूरा अकाउंट्स नहीं मिलता है कंपनी का, मुझे रिलायंस का प्रॉफिट लॉस इंटरनेट से मिल जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट देखूंगा, तो मैं प्रॉफिट लॉस पे अकाउंट पे भरोसा कब कर रहा हूं? तब कर रहा हूं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि इसके पीछे अकाउंटिंग प्रोसेस फॉलो हुआ है, और उसमें है ना यूजफुल इंफॉर्मेशन निकल के आई है। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया कि नहीं? फिलहाल के लिए आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब प्रॉफिट लॉस समझ सकते हो, ऐसा एंटायरली ट्रू नहीं है, ठीक है, इसमें और भी चीजें होती हैं, बट अभी आप बेसिक लेवल पे ये समझ सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है ना? क्या समझेंगे? प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब आगे चलते हैं, आगे लिखा है प्रोवाइड इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग इवेल्युएटिंग द अमाउंट, टाइमिंग एंड अनसर्टेनिटी ऑफ पोटेंशियल कैश फ्लोज। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें है ना अकाउंटिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो पास्ट का डेटा है। हमने लास्ट ईयर में कितना सेल किया, कितना परचेस किया, कितना रेंट दिया, कितना सैलरी दिया, कितना क्या किया, उसका डेटा को हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग डेटा बोलते हैं। अब ये पास्ट के डेटा को आप यूज करके आप क्या कर सकते हो? प्रिडिक्ट कर सकते हो, इवेल्युएट कर सकते हो कि कितना पैसा किस समय हमें लगेगा या फिर हमारे पास आएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल फ्यूचर में कोई कैश फ्लो आने वाले हैं, ठीक है। अनसर्टेन, देखो हमारा बिजनेस रेगुलर चलता है, हर महीने 10-11 हज़ार रुपए का हमारे पास क्या होता है? हर महीने 10-11 हज़ार रुपए आते रहता है। लेकिन हमें मालूम है हमारा बिजनेस आइसक्रीम का है, और हमें मालूम है ठंडी के सीजन में आइसक्रीम का बिजनेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो हम लास्ट ईयर का अकाउंट्स देखेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि भाई हमारे को नवंबर, दिसंबर और जनवरी के अंदर कैश कम आने वाला है। तो ये अनसर्टेनिटी है ना कि हमारे पास कैश आएगा कि नहीं आएगा, इसका कितना अमाउंट और किस समय पे, ये हमें इवेल्युएट, प्रिडिक्ट करने में भी क्या करता है? मदद करता है। कौन? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर जजिंग मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू यूटिलाइज रिसोर्सेज, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कर रखा है, मेरे कोचिंग क्लासेस के अंदर मैंने क्या है, मैं तो ओनर हूं, ठीक है। तो मैं मेरी कोचिंग क्लासेस का लेट सपोज कि ओनर हूं, और मैंने क्या कर रखा है? 5-6 लोग इकट्ठा कर रखे हैं। ये लोगों का काम क्या है? ये लोगों का काम है कि भाई स्टूडेंट्स को, ठीक है, प्रॉपर टाइम पे लेक्चर्स मिले, सारे टीचर्स आके प्रॉपर टाइम पे क्या लें? लेक्चर्स लें, यानी दे आर मैनेजिंग माय कोचिंग क्लासेस, और इसीलिए इनको मैं क्या बोलूंगा? ये मेरे क्या है? मैनेजमेंट है। अब कहने से इस मैनेजमेंट को मैंने कुछ ना कुछ रिसोर्सेज दिए। अब क्या रिसोर्सेज दिए इसे मैंने? तो देखो इन्हें मैंने पैसे दिए यानी कैश दिया, इनको मैंने शॉप लेके दिया, तो कहने से मैंने इन्हें बिल्डिंग दे दिया एक तरह से, यस और नो? यस। और कहने से और कुछ भी चाहिए तो इन सबको ये दिया। अब मैं ये देखना चाहूंगा कि भाई मैंने इतना सब इन लोग को रिसोर्सेज दिए, क्या इन्होंने मेरे जो गोल्स थे उनको
प्रॉपरली अचीव किया कि नहीं किया, मेरे गोल्स को इन्होंने क्या नहीं किया, प्रॉपरली अचीव किया कि नहीं किया। तो ये मुझे जज करने में मदद करता है, किसकी, मेरे मैनेजमेंट की एबिलिटी, कि भाई जितने रिसोर्सेज उसे दिए हैं उसको उन्होंने प्रॉपर तरीके से यूज किया है कि नहीं किया है, या फिर ऐसा कर दिया है कि कोई स्टूडेंट को, लेट सपोज कि कोई स्टूडेंट को लेक्चर नहीं मिल रहा है, ठीक है, दिनों दिन हो गए लेक्चर नहीं मिल रहा है, तो ये सब गलती किसका है, ये मैनेजमेंट का, कि भाई आपको इतना 5 लोग आप काम कर रहे हो, आप 5 लोगों को सैलरी मिल रहा है, यानी मैं कैश नाम का रिसोर्सेज दे रहा हूं और आप लोग काम नहीं कर रहे, मतलब मेरा पैसा, मेरा रिसोर्सेज आप क्या कर रहे हो, वहां पे वेस्ट कर रहे हो। ये सुनो, यस, ये भी हमें कैसे मालूम पड़ेगा, अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से ही मालूम पड़ेगा। अब आगे बढ़ेंगे, अब आगे लिखा है प्रोवाइड फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन बाय डिस्क्लोजिंग अंडरलाइंग अजम्पशंस ऑन अ सब्जेक्ट मैटर टू इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन, प्रेडिक्शन और एस्टिमेशन। अब देखो ये जो चीज लिखी गई है ना यहाँ पे, ये पूरी बुकिश चीज लिखी गई है। क्या लिखा गया है यहाँ पे, पूरा का पूरा बुकिश। वो एक मूवी थी ना, कौन सी मूवी थी, बेसिकली 3 इडियट्स, तो उसमें वो आता है ना कि क्लास में आके फटाफट फटाफट बोलने लग जाता है, ठीक है, तो उस तरह का चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है, देखो क्या लिखा है, इंटरप्रिटेशन यानी प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इवैल्यूएशन यानी हमने जितने टारगेट सेट किए थे उतने अचीव किए कि नहीं किए, प्रिडिक्शन और एस्टिमेशन, प्रिडिक्ट करना या एस्टिमेट करना कि इस साल इतना प्रॉफिट हुआ, अगले साल कितना प्रॉफिट होगा, इसके बारे में हमें फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन देना चाहिए। फैक्चुअल एंड इंटरप्रेटिव इंफॉर्मेशन क्या है, कि बेसिकली हमारे फैक्ट्स क्या हैं उनको हम इंटरप्रेट कर सकें, ऐसी इंफॉर्मेशन हमें मिले अकाउंटिंग से, जिसकी वजह से हम इंटरप्रिटेशन, इवैल्यूएशन एंड प्रेडिक्शन कर सकें हमारे अकाउंटिंग का या फिर हमारे बिजनेस का, ठीक है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन एक्टिविटीज अफेक्टिंग द सोसाइटी। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन सोसाइटी एक बिजनेस का क्या इंपैक्ट आ रहा है। एक बिजनेस बोलता है, लेट सपोज कि एक बिजनेस है जिसमें केमिकल बनता है, और ये केमिकल जब बनता है तो उसमें से क्या निकलता है, स्मोक निकलता है। अब जो स्मोक है उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूट हो रहा है, ये सुनो। अब इस कंपनी को परमिशन मिला, ये केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए गवर्नमेंट बंद नहीं कर सकता इसको, तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, भाई ये केमिकल तुम बनाने का, लेकिन दिन का 4 घंटा ही मशीन चालू रखने का, क्योंकि तुम ज्यादा मशीन चालू रखोगे तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। अब ये कंपनी अपने अकाउंट्स में आके बोलती है कि हमने इस साल 500 करोड़ का प्रॉफिट किया, तो हम बोलते हैं भाई तुमने 500 करोड़ का प्रॉफिट कैसे किया, तुम तो 4 घंटे मशीन चला सकते हो, और सॉरी, आप 4 घंटे मशीन चला सकते हो, और 4 घंटे की मशीन में आप ज्यादा से ज्यादा 200 करोड़ का ही प्रॉफिट कमा सकते हो, तो आपका 500 करोड़ का प्रॉफिट कैसे आया। तो वो कहने से पकड़ा जाएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने रात को चोरी छुपे क्या किया है, मशीन चलाया है, और उस मशीन से सेल्स सामान बनाया, और उस सामान को, उस केमिकल को उन्होंने क्या किया है, मार्केट में सेल किया है। तो ये सब कि हमारे बिजनेस, हमारा बिजनेस जो है हमारी सोसाइटी को कैसे इंपैक्ट कर रहा है, ये सब भी हमें किससे मालूम पड़ता है, ये सब भी हमें अकाउंट देख के मालूम पड़ता है, हमारी सोसाइटी को हमारा बिजनेस कैसे इफेक्ट करता है। समझ में आता है कि नहीं आता है। अब देखो बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलता हूं ना कि अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग का मतलब वो समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन एक्चुअली अकाउंटिंग का मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं होता है। अकाउंटिंग का मतलब होता है हिसाब किताब। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या हिसाब किताब जो है, हिसाब किताब जो है वो क्या सिर्फ और सिर्फ पैसे का ही रखा जाता है क्या, नहीं। तो देयरफॉर देयर आर वेरियस टाइप ऑफ अकाउंटिंग, इसको हम बोलेंगे सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। क्या बोलेंगे, सब फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग, यानी हम अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार की होती हैं, और हम सारी अकाउंटिंग्स नहीं सीखने वाले हैं, हम सिर्फ और सिर्फ 12th स्टैंडर्ड तक इनमें से एक ही फील्ड को पकड़ के रखेंगे और उसे ही सीखेंगे। तो देखो कौन कौन सी होती है, आप चाहो तो अपनी बुक में ये चार्ट ड्रॉ कर लेना, आपको शॉर्ट में रिवीजन करने में क्या करेगा, मदद करेगा, ठीक है। तो सबसे पहला, ठीक है, सबसे पहली जो फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है ये क्या है, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। ये क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, तो बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एम होता है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, यानी हमारे बिजनेस में फाइनेंशियली कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, टू नो द प्रॉफिट एंड लॉस, यानी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस।
एंड पोजीशन ऑफ ए बिजनेस, यानी हमारे पास कितना प्रॉपर्टी पड़ा है, कितना हम पे लोन है, इसको हम क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोजीशन बोलेंगे। तो द फाइनेंशियल अकाउंटिंग एम इज टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे, फाइनेंशियली हमारी कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रॉफिट एंड लॉस। एंड हमारी कंपनी का फाइनेंशियली पोजीशन कैसा रहा। पोजीशन का मतलब क्या है, आपको अभी मैंने वर्ड्स नहीं समझाए हैं इसलिए मैं प्रॉपर वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, बट प्रॉपर वर्ड है असेट्स एंड लायबिलिटीज। यानी हमारे पास असेट्स का मतलब प्रॉपर्टी समझ सकते हो आप, हमारे पास क्या क्या है हमारे बिजनेस में, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और लायबिलिटीज का मतलब आप सही ये समझ सकते हो हमारे पे कितना कर्जा है, कितना लोन है। ये हमें कौन बताता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताता है। उसके अलावा हमारे पास दूसरी और कौन सी अकाउंटिंग होती है, तो दूसरी अकाउंटिंग होती है हमारे पास सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सॉरी, इसको बाद में लेते हैं, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में बेसिकली एम क्या रहता है, एम इज टू एनालाइज वेरियस कॉस्ट, एम इज टू एनालाइज वेरियस कॉस्ट एंड टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट। यानी इसमें हमारा एम प्रॉफिट लॉस फाइंड करना नहीं रहता है, इंक्रीज द प्रॉफिट। अकाउंटिंग का मतलब सिंपल वर्ड जो अकाउंटिंग है ना वो कहां से आता है, काउंटिंग वर्ड से आता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम कॉस्ट को काउंट करते हैं, हम वेरियस कॉस्ट को एनालाइज करते हैं कि भाई कितना खर्चा हमारा रेंट में जा रहा है, कितना खर्चा एम्प्लॉय की सैलरी में जा रहा है, कितना खर्चे का सामान आ रहा है, कितना खर्चा पावर में जा रहा है, और ये खर्चा कितना इंपॉर्टेंट है और कहाँ लग रहा है, ये सब एनालाइज करते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि हम रिड्यूस कर पाए कॉस्ट को। So the basic aim is to analyze various cost कि भाई हमारा खर्चा कहाँ कहाँ हो रहा है, और वो खर्चा हो रहा है ना तो उस खर्चे को हम कैसे कम कर सकते हैं कि भाई एम्प्लॉयज पे ज्यादा खर्चा हो रहा है, चलो इनको हर बार क्या नहीं करने का, बेंगलोर तक का ट्रिप ले जाना जरूरी नहीं है पिकनिक पे, हम इनको क्या कर सकते हैं, यहीं कहीं आसपास क्या कर सकते हैं, ट्रिप पे ले जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें मालूम पड़ता है कि हमारे ऑफिस के अंदर लेट सपोज कि हमारे ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, हमें इतने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है, तो चलो इसमें से कुछ एम्प्लॉयज़ को हम क्या कर सकते हैं, दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर उनको जॉब छोड़ने के लिए बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये बेसिकली किस में डिस्काउंट डिसाइड करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिसाइड करता है। और इसके साथ साथ कॉस्टिंग का एम क्या है, रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट कैसे इंक्रीज किया जाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट। ये काम कौन करते हैं, ये काम कॉस्ट अकाउंटिंग में किया जाता है। उसके अलावा और कौन कौन सी टाइप की अकाउंटिंग होती है, तो उसके अलावा नेक्स्ट टाइप ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, तो इसके अंदर देखो अकाउंटिंग का एक सिंपल मतलब आप ये निकाल सकते हो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ये बहुत बड़ा वर्ड है, ठीक है, आपके लेवल पे नहीं यूज होता 11th 12th में, बट ये सेम टॉपिक है ना, आप देखोगे ना तो अपने YouTube चैनल पे आप जाओ और अपने YouTube चैनल पे लेक्चर नंबर 2 ऑफ सीए फाउंडेशन देखना स्टार्ट करो, ये सब देख लेना, ये चैप्टर खत्म होने के बाद करना है ऐसा, ठीक है। आप चैप्टर खत्म होने के बाद सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 2 एंड सीए फाउंडेशन का लेक्चर नंबर 3 ये देखना अकाउंट्स का, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो 11th स्टैंडर्ड पढ़ा रहे हैं सर, ठीक है, क्योंकि सब कुछ क्या है, डिट्टो सेम है सीए फाउंडेशन के अंदर ये सारी चीजें, बट आप वहां पे एक चीज नोटिस करोगे कि बहुत इन डेप्थ कवरेज है। यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूँ, वहां पे मैं काफी कुछ डिटेल में क्या कर रहा हूँ, चीजें कवर कर रहा हूँ। तो किसी को और डिटेल में पढ़ना है या फिर पूरी तरह अच्छे से पढ़ना है तो वो क्या करेगा, यूट्यूब पे जाएगा और वहां पे अपने शेखावत एकेडमी का जो चैनल है उसमें लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स बाय शैलेंद्र सर वो देखेगा, ठीक है, उसमें आपको काफी कुछ देखने को मिलेगा।
अब कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? तो देखो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब ये होता है कि भाई अगर मैंने 100 रुपया खर्चा किया, यानी मैंने 100 रुपए का क्या किया, एक्सपेंस, तो इसे हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, कॉस्ट हो गया। ठीक है, इससे हमें फायदा कितना हुआ, उसे फायदे को हम क्या बोलते हैं, बेनिफिट। ठीक है, कितना फायदा हुआ, तो लेट से 150 का फायदा हुआ, तो हम बोलेंगे कि हमारे को क्या हुआ, फायदा कितने का हुआ, नेट फायदा कितने का हुआ, 50 रुपीज। तो ये एक्सपेंस, ये एक्टिविटी जो हमने की वो अच्छी की, क्योंकि इससे हमें फायदा हो रहा है। इसकी जगह अगर हमें फायदा सिर्फ 80 रुपीज का ही होता तो कहने से हमें लॉस हो जाता 20 का, और हम बोलते कि ये एक्टिविटी खराब किया हमने, ये एक्टिविटी प्रॉपर नहीं किया। तो हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, कॉस्ट अकाउंटिंग में, सब में क्या करते हैं, बेसिकली कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। यहां पे भी हम क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। और ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किसका होगा, तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द डिसीजंस टेकन बाय मैनेजमेंट, यानी जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं उन्होंने कौन कौन से डिसीजंस लिए और उनके डिसीजंस में हमारा कितना खर्चा हुआ और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को क्या कितना फायदा हुआ। डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, डिसीजन ऑफ ए मैनेजमेंट। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। आपकी बुक से भी पढ़ेंगे, मैं फिलहाल अपने शब्दों में आपको समझा रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है टू इवेल्युएट, इवेल्युएट का मतलब क्या है, जज करना, टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस ऑफ ए मैनेजमेंट, यानी जिन लोगों को हमने बिजनेस मैनेज करने के लिए रख रखा है वो बिजनेस को कैसा मैनेज कर रहे हैं, ऑफ ए मैनेजमेंट। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग कौन सा है, तो नेक्स्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स नेम इज HR अकाउंटिंग। क्या नाम है नेक्स्ट फील्ड ऑफ अकाउंटिंग का, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्या नाम है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। अब देखो, अभी आप अकाउंट्स में आ गए हो, आप कॉमर्स में आ गए हो। अब कॉमर्स में आज आप आ गए हो ना, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूं कि आप हर चीज की क्या कर सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। यानी शैलेंद्र सर की शेखावत एकेडमी के अंदर कितनी वैल्यू है, ये आप पैसे के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, ये चीज पॉसिबल है। आप ये नहीं कैलकुलेट कर सकते कि शैलेंद्र सर की वैल्यू क्या है, लेकिन आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि शैलेंद्र सर की वैल्यू इस कोचिंग एकेडमी में कितनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बहुत सिंपल सी बात है, मेरी वैल्यू उतनी होगी जितना मैं इस कोचिंग एकेडमी को क्या करके दे सकता हूं, प्रॉफिट कमा के दे सकता हूं। तो सिंपल सी बात, एक सिंपल एग्जांपल, रियल लाइफ में इससे भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट मैं आपको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। लेट सपोज कि शैलेंद्र सर हर साल कितने बच्चों को पढ़ाते हैं, 100 बच्चों को पढ़ाते हैं, और 100 बच्चों से सर लेट से कि हर साल एकेडमी को कितना रुपए कमा के दे रहे हैं, 10,000 रुपए एक बच्चे का कमा के दे रहे हैं। तो कहना इसे हर साल एकेडमी को शैलेंद्र सर की वजह से कितना फायदा हो रहा है, 10 लाख। और कहना इसे शैलेंद्र सर कितना साल और पढ़ाएंगे, तो कहना इसे ऐसा अज्यूम करते हैं कि शैलेंद्र सर 30 साल तक तो पढ़ाएंगे। आज मैं 25 का हो गया हूं, ठीक है, आई एम 25, तो कहने से अगले 30 साल यानी 55 साल तक तो पढ़ाऊंगा कम से कम, यस और नो। तो कहने से मेरे लाइफ टाइम में मैं एकेडमी को 3 करोड़ रुपए कमा के दूंगा। तो आज के दिन मेरी वैल्यू इस एकेडमी के अंदर कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ हो जाएगी। ये ऐसे नहीं निकाला जाता, इसको हम क्या करते हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू भी निकालते हैं, इसमें इंटरेस्ट फैक्टर भी निकालते हैं, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड आपके 11th स्टैंडर्ड के पहले लेक्चर या दूसरे लेक्चर में मैं नहीं करना चाहता, बराबर है। तो फिलहाल के लिए इतना समझेंगे कि हम हर चीज की क्या कर सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह से जब कंपनी आपको सैलरी पे रखती है, कंपनी पहले आपकी वैल्यू निकालती है। कंपनी बोलती है, बहुत सिंपल बात करती है कंपनी बोलती है कि यार इस आदमी को लेट से कि मैं 10,000 रुपए सैलरी दूंगा, यानी मैं इसे कितना दूंगा, 1,20,000 रुपया साल का सैलरी दूंगा। ये आदमी करेगा क्या, तो कहने से इस आदमी को मैंने अगर नहीं रखा मेरे बिजनेस में, तो लेट से कि बिजनेस में 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, इस आदमी को मैंने नहीं रखा तो मेरी सेल्स कितनी है, लेट से कि 10 लाख रुपए। लेकिन ये आदमी को अगर मैं रखूंगा तो कहने से मेरे बिजनेस में एक आदमी बढ़ेगा, मेरे बिजनेस में कहने से ये आदमी सामान बेचेगा, ये सुनो मेरी एक्टिविटीज इंप्रूव होंगी, मेरा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, और कहने से अल्टीमेटली मेरी सेल्स भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो लेट सपोज कि मालूम पड़ता है कि इस आदमी को रखने से पहले यानी बिफोर मेरी 10 लाख सेल थी, और आफ्टर मेरी सेल अगर लेट से कि 13 लाख हो जा रही है,
मतलब ये जो आदमी जिसको हमें रखना है इसकी वैल्यू हमारे बिजनेस में कितनी आ रही है, 3 लाख। मैं बहुत रफ निकाल रहा हूं, रियल लाइफ में ऐसा नहीं निकाला जाता है। रियल लाइफ में बहुत एक्यूरेट टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज किया जाता है, जिसे मैं कंप्लीटली इग्नोर कर रहा हूं। उसको इग्नोर करके आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट अभी मैं आपको अगर टाइम वैल्यू ऑफ मनी समझाने लग गया ना तो आप क्लास यहीं पे बंद कर दोगे। इसके लिए मैं उसको क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से ले रहा हूं। तो कहने से इस आदमी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 लाख। अब कंपनी सोचती है कि इस आदमी को मैक्सिमम सैलरी कितना दिया जाना चाहिए, तो कंपनी इसको सैलरी देगी, लेकिन कितना, 3 लाख रुपए से कम। क्योंकि भाई 3 लाख रुपए से ज्यादा इसको अगर हम सैलरी दे दिए तो कंपनी तो लॉस में है ना। तो इसीलिए कभी कभी आप देखोगे ना तो कोई एम्प्लॉय क्या करता है, कंपनी में जाता, बोलता है मैं कल से नौकरी छोड़ रहा हूं। तो कंपनी 2 तरह के डिसीजन लेती है। कंपनी बोलती है जा छोड़ दे। क्यों? क्योंकि कंपनी उसे छोड़ना इसलिए बोल रही है क्योंकि वो जो वैल्यू कंपनी को डिलीवर कर रहा है, ठीक है, और उसे जो सैलरी मिल रही है और वो नई सैलरी जो मांग रहा है, कहने से वो वैल्यू डिलीवर कर रहा है उससे ज्यादा मांग रहा है, इसलिए कंपनी लॉस में नहीं आना चाहती। कंपनी बोलती है जा छोड़ दे, हम दूसरा देख लेंगे। लेकिन अगर ये आदमी की बात करो, ये आदमी कितने में काम कर रहा है, 10,000 रुपए में काम कर रहा है और वैल्यू कितने की डिलीवर कर रहा है, 3 लाख की, यानी इसकी टोटल सैलरी कितनी हो रही है, 1,20,000। ये आदमी बोल रहा है मैं नौकरी छोड़ दूंगा। कंपनी बोलती है अरे यार कहां जा रहा है, बैठ इधर ही, चाय पानी पी और तेरी सैलरी 1,50,000 कर देते हैं। कंपनी उसकी सैलरी बढ़ा देती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को इंटरनली मालूम है, क्या मालूम है, कि भाई ये आदमी मुझे 3 लाख रुपए का क्या करके दे रहा है, फायदा करके दे रहा है। इसे मैं पे कितना कर रहा हूं, 1.5 लाख, फिर भी कहने से मेरे लिए 1.5 लाख की कमा के दे रहा है। इस आदमी को मैं जाने नहीं दे सकता। लेकिन यही आदमी बोलता है कि मुझे तो 3,20,000 की सैलरी चाहिए, तो इस आदमी को बोलते हैं कि भाई जा तू कहीं और ले, क्योंकि तू टोटल वैल्यू जो हमारे बिजनेस में जनरेट कर रहा है वो 3 लाख रुपए की जनरेट कर रहा है और तुझे चाहिए कितने, 3,20,000। हम नहीं दे सकते, हम लॉस में नहीं रहना चाहते। तो कंपनीज का जो बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, उसमें इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम होता है HR डिपार्टमेंट, ठीक है, और उसकी अकाउंटिंग करते हैं, उसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ह्यूमन रिसोर्स में अकाउंटिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। किसका क्या क्या करते हैं हम लोग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ऑफ ऑल द ह्यूमन रिसोर्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब क्या, हमारे एम्प्लॉयज। तो हमारे एम्प्लॉयज का हम क्या करेंगे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करेंगे, यानी उन पे हम कितना खर्चा कर रहे हैं और उनसे हमें कितना फायदा हो रहा है। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें क्या, हम इसको क्या बोलेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग कर रहे हैं। और आपकी बुक में दे रखा है एक फील्ड ऑफ अकाउंटिंग और दे रखा है, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। अब देखो इसमें ना गांधी जी बन जाने का, इसमें गांधी जी बन जाने का मतलब क्या, जितनी फिलॉसफी आती है सारी यहीं पे लिखनी है, बराबर है। हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो हम यहाँ पे बोलते हैं कि बिजनेस एग्जिस्ट इन द सोसाइटी। क्या बोलेंगे हम लोग, बिजनेस एग्जिस्ट इन सोसाइटी, इन सोसाइटी, यानी एक बिजनेस जो होता है वो कहाँ होता है भाई, एक सोसाइटी के अंदर होता है। एंड इट यूजेस वेरियस रिसोर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेरियस रिसोर्स ऑफ सोसाइटी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे सच एज लैंड, एयर, वाटर एसेट्रा। एंड इट हैज therefore some responsibility towards society। और इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसकी तरफ, टूवर्ड्स सोसाइटी, सोसाइटी की तरफ इसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है, यस। तो देखो यहाँ पे बहुत सिंपल चीज लिखी गई है कि हम लोग का बिजनेस होता है वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करता है, वो सोसाइटी से पानी लेता है। सोसाइटी मतलब आपका रहने वाला सोसाइटी नहीं, सोसाइटी मतलब ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है। तो जो हमारा नेचर है, एनवायरमेंट है, उससे वो क्या क्या लेता है, जमीन लेता है, पानी लेता है,
ठीक है, हवा लेता है, उसको पोल्यूट करता है ना वो, यस। तो इसके लिए अगर वो सोसाइटी को इतना सब कॉस्ट इनकर कर रहा है, कहना इसे सोसाइटी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके बदले उसका फर्ज ये है कि उसे कुछ ना कुछ सोसाइटी को क्या करना पड़ेगा, गिव बैक करना पड़ेगा। उसने सोसाइटी को कितना नुकसान पहुंचाया और किसने कितना उसने क्या किया, सोसाइटी को बेनिफिट किया, इसी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस को हम क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बोलते हैं। ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, इसको आप CSR के नाम से भी देखोगे। क्या, CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी अभी देखोगे ना तो बहुत सारे जो बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, जैसे कि रिलायंस, ठीक है, तो रिलायंस का खुद का एक NGO है जिसका नाम है रिलायंस फाउंडेशन, टाटा का टाटा ट्रस्ट, ठीक है। तो जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके क्या होते हैं, NGO होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी से इतना सब ले रहे हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोसाइटी को कुछ ना कुछ गिव बैक करें, इसलिए वो लोग की क्या है, कुछ ना कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जब आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अकाउंटिंग करते हो तब आप क्या कहते हो, आप ये बोलते हो कि आपने क्या किया है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग की है। अब हम आपकी बुक से पढ़ते हैं। देखो आपकी बुक में क्या लिखा है, आपकी बुक में ये लिखा है, ठीक है, ऊपर का सब थियरी है, यहाँ पे लिखा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कुछ फील्ड्स ऑफ अकाउंटिंग है, इन्होंने 3 दिए, मैंने आपको 5 बताई हैं, ठीक है। तो आपकी बुक में जितनी दी है उतनी ही पढ़ना, डीके गोयल में एक आधी एक्स्ट्रा और दी होगी, ठीक है, इसके लिए मैंने 5 बता दिया आपको। देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग असिस्ट इन कीपिंग ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस in the preparation and presentation of financial reports in order to arrive at a measure of organizational success and financial soundness। कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ये लिखा है कि हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, हमारे जो ट्रांजैक्शंस हुए ना उनके सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, किस दिन परचेस हुआ उसका बिल है क्या, किस दिन पेमेंट किया उसका प्रूफ है क्या, ये सब रिकॉर्ड्स रखने और हमें प्रिपेयर करने हैं और प्रेजेंट करने हैं क्या, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। हमारा प्रॉफिट लॉस याद आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रॉफिट लॉस कितना है, हमारे पास कितने एसेट हैं, कितने हम पे लोन है, इस सबको क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये सब जब हम फाइंड करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे हैं। मेरा लेक्चर नंबर 2 और 3 फॉर ए CA फाउंडेशन, अगर काफी डिटेल में देखना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब आगे लिखा है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है, हम एनालाइज करते हैं बहुत सारे अलग अलग खर्चों को, ठीक है। तो हम एक्सपेंडिचर्स को क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं फॉर असरटेनिंग द कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। सारे खर्चों को हम एनालाइज करके ये जानना चाहेंगे कि ये पेंसिल है ये कितने रुपए में बनी है, ठीक है। वेरियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर और सर्विसेज गिवन रेंडर्ड, मतलब गिवन बाय द फर्म, एंड फिक्सेशन ऑफ ए प्राइस देयर ऑफ। हम ये भी देखते हैं कि भाई चलो ये प्रोडक्ट हमने सारे खर्चे देखे, इस पे कितने खर्चे हुए, उसका टोटल क्या, हमें क्या मिल गया, इस प्रोडक्ट की कॉस्ट मिल गई, चलो इसकी कॉस्ट 8000 है, अब इसको बेचें कितने में, तो वो फिक्स करना, प्राइस फिक्स करना भी किसका काम है, वो भी काम है कॉस्ट अकाउंटेंट का ही काम है। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग नेसेसरी कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब हमारे पास एक पुरानी मशीन है, उस मशीन में सामान बनाते हैं, वो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बनता है। अब हम बोलते हैं मैनेजमेंट को, देखो 10 रुपए का एक प्रोडक्ट बन रहा है, हाँ, ये कॉस्टिंग इंफॉर्मेशन जब हम मैनेजमेंट को देते हैं, मैनेजमेंट बोलता है यार मार्केट में नई मशीन है जो 5 रुपए में बना देती है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट डिसीजन लेगा कि भाई इसको रिप्लेस करें और वो नई वाली मशीन लाके यहाँ पे रखें। समझ में आया कि नहीं आया? यस। इसके अलावा हमारे पास मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, ये डील करता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू एनेबल देम इन डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ द बिजनेस। यानी ये मैनेजमेंट को और अच्छे से बिजनेस को मैनेज करने में मदद करता है, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और चाहिए होती है ताकि हम मैनेजमेंट क्या है, बेटर डिसीजंस ले पाए। जब आप उस इंफॉर्मेशन को निकालते हो तब आप क्या बोलते हो, तब आप ये बोलते हो कि आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो। समझ में आता है कि नहीं आता है? यस। तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग दैट इज गिवन इन योर बुक। देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया था, उसमें भी ये सारी चीजें लिखी थी, जस्ट मैं मिस कर गया उसको, कहाँ पे है, ये रहा, ठीक है। तो आपको ना यहाँ पे ये वाले बॉक्स में ना तीनों के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो आप चाहो तो यहां से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैं बोल रहा हूं अगेन, अगर आपको चैप्टर 1 पूरा बहुत अच्छे से पढ़ना है, सर हमें तो एकदम डिटेल में पढ़ना है,
तो मैंने सीए फाउंडेशंस के बच्चों को पढ़ाया है किसके अंदर, लेक्चर 2 और 3 ऑफ कौन सा, ऑफ सीए फाउंडेशन अकाउंट्स, ठीक है, यूट्यूब पे अपलोडेड है, अवेलेबल है, आप देख सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर बाकी रह गया है, लास्ट नहीं है एक्चुअली, जस्ट देख लेते हैं, हाँ लास्ट टॉपिक एक बाकी रह गया है, वो हम कल देखेंगे, दैट इज बेसिकली क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अब क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स, अब कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड का मतलब है कि वो कैसा है, यानी अगर मुझसे कोई पूछे व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ह्यूमन, यानी वो सामने वाला मुझसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि भाई एक इंसान कैसा होता है, तो मैं उसे बताऊंगा कि 2 आंख होती हैं, 2 कान होते हैं, एक नाक होता है, एक मुंह होता है, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं। कहने से मैं ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे कि एक इंसान कैसा होता है। यस और नो, यस। लेकिन अगर इसी की जगह कोई मुझसे ऐसा पूछ ले कि एक पंजाबी इंसान कैसा होता है, तो कहने से अब मैं और स्पेसिफिक हो जाऊंगा, मैं बोला ये सब जो बोला वो तो ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा कि वो आदमी पगड़ी पहनता है, हो सकता है उसके हाथ में क्या हो, एक कड़ा हो, ठीक है। तो मैं कहने से जब कैरेक्टरिस्टिक्स वर्ड की बात कर रहा हूं तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि वो चीज है कैसी। अब यहां पे लिखा है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल हो सकते हैं, क्वालिटेटिव हो सकते हैं। यानी अगर मैं बोलूं तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एक इंडियन इंसान, एक यानी एक इंडियन कैसा होता है, तो कहने से 2 तरह से बता सकता हूं कि एक इंडियन का स्किन कलर क्या होगा, तो कहने से यूजुअली वी आर नॉट वेरी व्हाइट, वी आर नॉट वेरी ब्लैक, ठीक है, अपन को ब्राउन बोला जाता है, ठीक है, तो हमारी स्किन थोड़ी ब्राउन टाइप होगी, ठीक है। वी आर शॉर्ट हाइटेड ऑल्सो, वी आर टॉल हाइटेड ऑल्सो, बट मैक्सिमम इंडियंस आर मिड, यानी 5, 5.5 फीट के रहेंगे। यस और नो, यस। तो कहने से ये मैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, इसके अलावा मैं इंडियंस की और कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, दे आर वेरी सॉफ्ट स्पोकन, ठीक है। ये सब मैं क्या बता रहा हूं, उसकी क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं, वो कैसा है वही बता रहा हूं, लेकिन फिजिकल इन नेचर नहीं, ऐसा बता रहा हूं कि वो कैसा दिखता है ये नहीं, वो कैसा एक्चुअल में कैरेक्टर वाइज है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग उसके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात नहीं करेंगे, उसकी क्वालिटीज की बात करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उसकी क्वालिटीज की बात करेंगे। यानी यहां पे मैं ये बोलना चाहूंगा कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हो तो एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटी हो, एक अच्छी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी क्वालिटी हो, तो एक अच्छी अकाउंटिंग में 4 क्वालिटी होना कंपलसरी है। पहला है रिलायबिलिटी, दूसरा है रिलेवेंस, तीसरा है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड चौथा है कंपैरेटिबिलिटी। अब इसको अपन क्या करेंगे, कल समझेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर वरना काफी बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मैं आज का लेक्चर यहां पे स्टॉप कर रहा हूं। 2 टॉपिक बाकी है, एक तो ये वाला टॉपिक बाकी है आपका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग बाकी है। बस एनसीईआरटी के हिसाब से आपके 2 ही टॉपिक बाकी हैं और एक प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू अकाउंटिंग यूजर्स, 3 टॉपिक बाकी हैं। इसके बाद मैं डीके गोयल लूंगा, ठीक है, मैं डीके गोयल फॉलो करने वाला हूं। तो मैं डीके गोयल को क्या कर लूंगा, स्कैन करके यहाँ पे आईपैड में ले लूंगा और आपको उसमें भी दिखा दूंगा कि कौन सी चीज कहां कहां लिखी है। तो कोई ऐसा चिंता मत करो सर हम डीके गोयल फॉलो करते हैं, आप तो एनसीईआरटी करवा रहे हो, सर हम टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हैं, आप तो एनसीईआरटी करवा रहे हो, तो हम आपके लेक्चर कैसे देखें। तो टेंशन मत लो, सिर्फ लेक्चर देखो समझो, चैप्टर जब खत्म हो जाएगा उसमें मैं सारी चीज आपको मैच करवा दूंगा। देखो ये डीके गोयल में यहाँ लिखी है, हमने यहाँ पे क्या किया था, डिस्कस किया था। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेक्चर एंड करने से पहले जस्ट एक छोटा सा अनाउंसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट वीक से विल बी स्टार्टिंग विद द लाइव क्लासेस, ठीक है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ रहेगा। तो लाइव क्लासेस के लिए वी नीड सर्टेन नंबर ऑफ, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो आई रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके कोई स्कूल के फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ये लेक्चर्स आप क्या करो, शेयर करो और उन्हें बोलो कि ये लेक्चर्स वो भी देखें और इसका पूरा फायदा उठाएं। इसके लिए कोई भी फीस नहीं लगेगी आपकी, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये रिकॉर्डेड एज वेल एज जो आपके लाइव लेक्चर है वो भी क्या रहने वाले हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स आपके जान पहचान में, आपके यार दोस्त कोई भी होगा, आपकी फैमिली में, आपके स्कूल में, उन तक ये मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैसे भी आप क्या करोगे, आप उनसे कम्युनिकेट करोगे। तो सी यू टुमारो, कल मिलते हैं।